हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञानदीप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक, एक नई यूनिट 12th केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सभी बच्चे तैयार रहें और इसको पूरी तरह से समझें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती हैं, उनको हम समझेंगे। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन जो होती है, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि स्वतः होती हैं, उन स्वतः रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन और विद्युत ऊर्जा के द्वारा अस्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अपन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इस विद्युत रसायन का जो यूज है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में। आपने देखा होगा, बहुत सारी सेल देखे होंगे, जैसे कि आपने ड्राई सेल देखा होगा, शुष्क सेल देखा होगा, जिसमें आपने फ्यूल सेल, ईंधन सेल देखा होगा, ठीक है, और बहुत सारी आपने बैटरी देखी होंगी। ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि हम विद्युत ऊर्जा को हम स्टोरेज भी करते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कि हम क्या करते हैं, कुछ विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रियाओं का भी हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रो यानी विद्युत रसायन। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो बायोलॉजिकली अगर हम देखें, मतलब जैविक रूप से हम देखें, तो हमारी सेल, मतलब कोशिका और जो ब्रेन के बीच में जो सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। और दो सेल के बीच में भी जो कम्युनिकेशन होता है, वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, यानी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इस विद्युत रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में ये अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स क्या होती है, इसको आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा के बारे में बताता हूँ। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं? तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन। आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों चीजें इसी से बना है रेडॉक्स। यानी ये अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें किसी एक सब्सटेंस के द्वारा, एक पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, त्यागा जाता है, और दूसरे सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाएं साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। इन्हीं को अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स में क्या होता है? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है ना। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 इक्वल टू S प्लस 2HCl। अब आप इसमें देखेंगे एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है? देखिए, यहाँ पे जो सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, ठीक है ना, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 होता है। क्लोरीन का क्या है? चूंकि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और सेम होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। सल्फर एटॉमिक स्टेज में है, ये भी 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका +1 है, और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है? -1 है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने 11th क्लास में निकालना देखा था। अब यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ये जो सल्फर है, ये -2 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है ना। -2 में जा रहा है, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, त्याग रहा है। तो ये क्या हो गया? एक ऑक्सीकरण हो गया। ये रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। क्यों? -2 से 0 में गया ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। और दूसरी रिएक्शन में Cl क्या होता है? -1 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये क्या हो गई? यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो दोस्तों, ये जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है,
क्योंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन ऑप्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती है ये सभी सेल के अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाएं होती है। सेल में रेडॉक्स और ऑक्सीजन दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया सेल का के अंदर होने वाली केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम समझते हैं कि अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल होते क्या है, तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और जिस रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रासायनिक ऊर्जा, उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सेल के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है यानी रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उससे विद्युत बनती है। ठीक है ना, विद्युत हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक सेल वो सेल होते हैं, ऐसे उपकरण होता है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसकी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए एक और होता है इसका जस्ट अपोजिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल इसके विपरीत होते हैं। कैसे, देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे विपरीत होते हैं। अगर हम कहें कि ये रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं से कौन सी ऊर्जा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होना मतलब रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया जिस ऊर्जा के कारण हो रही है वो रासायनिक ऊर्जा है। अब रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या करेगा, विद्युत रासायनिक सेल ये क्या करेगा, उसको सेल ये उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है ना, अब विद्युत ऊर्जा अगर हम चाहें कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो अब देखा होगा कि जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब आयनन होता है। ठीक है, ऐसा भी आपने कक्षा 11वीं में 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या करता है, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत अपघटनी सेल, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल। ये स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, इधर की तरफ स्वतः है मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, अस्वतः अभिक्रिया है। ठीक है, अभी स्वतः अस्वतः क्या होती है, जब हम 11th क्लास में तो थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आपने समझा है। ठीक है, चलिए अब विद्युत रासायनिक सेल के जो कैटेगरी में जो आते हैं वो क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल होते हैं। यानी विद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं, गैल्वेनिक सेल या उसी का नाम है वोल्टी सेल होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो डेनियल सेल जो होता है उसका एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, डेनियल सेल का क्या है, मॉडिफिकेशन रूप है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, अभिक्रिया के माध्यम से किसमें परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक क्रिया जो उसके अंदर होगी उस रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल होते कैसे, बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं उसमें मैंने पहले बताया होगा स्वतः प्रवर्तन स्पॉन्टेनियस, रेडॉक्स अभिक्रिया जो रासायनिक रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। मतलब विद्युत रासायनिक सेल की जो परिभाषा है वही वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल की परिभाषा है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि जो मेटल होती है उस मेटल को इलेक्ट्रोड है ना, मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी के लवण विलयन में डुबोया जाता है। मतलब जो मेटल होती है मेटल को उसी का जो सॉल्ट होता है, जैसे इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu है, कॉपर है, तो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, Cu। तो कॉपर तो मेटल हो गई, ठीक है, और कॉपर सल्फेट क्या होगा, सॉल्ट हो गया। इसी प्रकार से हम Ag की बात करें, Ag मेटल हो गई, AgSO4 क्या हो गया, उसका सॉल्ट हो गया। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई मेटल होती है जैसे सिल्वर, कॉपर, इस मेटल को उसी के सॉल्ट में, जैसे Ag को AgSO4 में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में क्या कहता है, डुबोया जाता है।
तो एक इसको बोलते हैं हाफ सेल, अर्ध सेल इसको कहते हैं। इस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस अर्ध सेल में क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर अपचयन होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम दो मेटल लेते हैं और दोनों मेटल को उसी के जो सॉल्ट होते हैं उनमें डुबोते हैं। तो एक मेटल में जो है वो तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी मेटल में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। चलिए अब क्या होता है इसमें, जिस मेटल मतलब जहां पे जिस हाफ सेल में ऑक्सीकरण होता है वो तो कहलाता है एनोड, माने एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, और जिस पर अपचयन होता है यानी वो कहलाता है कैथोड। ठीक है ना, तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुई ना, बिल्कुल हुई रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, अब ऑक्सीकरण और अपचयन के फलस्वरूप क्या होता है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन होगा तो दोनों जो अर्ध सेल है, दोनों हाफ सेल है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, यानी विभवांतर ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस विभवांतर के कारण क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है ना, चलिए यहां स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो सेल के अंदर जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, उस रेडॉक्स अभिक्रिया का जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, वो गिब्स ऊर्जा होती है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है वो। ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग मोटर चलाने में और बहुत सारे विद्युत उपकरण चलाने में इसका उपयोग, देखते हो सेल से बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है ना, तो उनसे उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, वो गिब्स ऊर्जा होती है। मतलब रेडॉक्स जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया से जो विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो वो उस ऊर्जा को अपन कहते हैं गिब्स ऊर्जा। ठीक है ना, क्योंकि वो फ्री एनर्जी होती है, उसका हम उपयोगी कार्यों में प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा भी है वो गिब्स ऊर्जा क्या होती है। तो गिब्स ऊर्जा किसी सिस्टम की वो ऊर्जा होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया एक सिस्टम हो गई, इस सिस्टम की वो कौन सी ऊर्जा जिसका उपयोग हम किसमें विद्युत उत्पन्न करने में कर रहे हैं, वो हमारी गिब्स ऊर्जा होगी, जैसा आपने पढ़ा भी है। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। चूंकि हमने बात की थी अभी कि जो गैल्वेनिक सेल वोल्टी सेल होता है वो डेनियल सेल का एक मॉडिफिकेशन रूप है। तो ठीक है, अभी हमने गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल को पढ़ा, इसमें दो हाफ सेल होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, मेटल को उनके सॉल्ट में, उनके लवण के विलयन में डुबो करके। ठीक है, तो हम एक डेनियल सेल की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो डेनियल सेल पे देख रहे हैं आप, देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है कि जो जिंक मेटल है, देखिए जिंक मेटल है ना, और जिंक को किसमें डुबोया गया है, जिंक सॉल्ट यानी ZnSO4 में यहाँ पे डुबोया गया है, ये ZnSO4 का सॉल्ट है। ठीक है ना, तो अब ZnSO4 मतलब जिंक प्लस 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो जिंक को किसमें डुबोया, ZnSO4 में। कॉपर को किसमें डुबोया, कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट में, CuSO4 में, इसमें डुबोया CuSO4 में डुबोया। ठीक है ना, ठीक है, तो जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोया। ऐसा हमने पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक सेल में यही करते हैं हम। अब इन दोनों को क्या किया हमने, एक वायर के थ्रू एक बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, जिससे हमें पोटेंशियल विभवांतर पता चल जाए, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बीच में एक और चीज लगाई गई है, ये यू आकार की जो ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं बाद में। ठीक है ना, ये हमारा एक सेल बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, दो असमान धातुओं को उनके लवण के विलयन में डुबो करके अर्ध सेल बनाया जाता है, और उन दोनों अर्ध सेल को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जो मेटल लेते हैं वो जिंक सल्फेट के विलयन में, और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जब इनको तार से हमने कनेक्ट कर दिया, तो हम देखते हैं जिंक पे होगा ऑक्सीडेशन। जिंक पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हो कि जिंक मेटल जो है वो क्या करेगी, Zn2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो रह जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रोड पर, और जिंक प्लस जो है, जिंक जो आयन है, ये जो जिंक आयन है, ये कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव करते हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे, कॉपर की छड़ पर जाएंगे।
कहाँ जाएंगे, कॉपर की छड़ पर। अब कॉपर की छड़ में क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें जो कॉपर आयन है, ये Cu2+ आयन है जो कि सॉल्यूशन में है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर पर हो जाते हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल ग्रुप में, जो कि इसके ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो ये कॉपर के जो आयन है यहाँ पे Cu2+, ये जो है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस छड़ पे जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और इस पे जमा हो जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जिंक जो है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन तो छड़ पे छोड़ दिया और आयन के रूप में इसमें चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस छड़ पे जा रहा है कॉपर की ओर, ठीक है। अब कॉपर की ओर जा रहा है तो कॉपर में जो सॉल्यूशन में Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे ये टिप जमा हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि चूंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन एनोड, क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ हो रहा है इसको बोलते हैं अपन कैथोड, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज और यहाँ पे देखें आप क्या हो रही है कि आप देखो यहाँ पे एनोड जो है वो निगेटिव है और कैथोड क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं, उनमें आप ध्यान रखिएगा एनोड निगेटिव होता है। क्यों होता है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन के रिच होने के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बाद में आए, फिर कॉपर ने जमा ले लिए इलेक्ट्रॉन को, तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो रेडॉक्स अभिक्रिया हुई, और रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, विभवांतर आ गया, जो कि हम इसमें वोल्टमीटर में उसको हम क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ से, जिंक से कैथोड की ओर हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि करंट कहाँ से बह रहा है, करंट कॉपर से कैथोड से एनोड की ओर बह रहा है, ठीक है ना। करंट जो होता है वो ऐसा जस्ट मतलब कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत। तो विद्युत धारा जो है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। तो इस तरह से विद्युत जो यहाँ पे प्राप्त हो रही है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सेल जो है डेनियल सेल है, ठीक है। अब इस डेनियल सेल में दोनों अभिक्रिया हुई, एक तो ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अब इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक विद्युत रासायनिक सेल को हम कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 हाफ सेल से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड में तो होता है एनोड और राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड का एनोड होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। सेल को हम कैसे प्रस्तुत रिप्रेजेंट करेंगे, ये देख रहे हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड होता है उसको हम लिखते हैं कैसे, मेटल, और मेटल के साथ उसके आयन को लिखते हैं, ठीक है। और बीच में क्या, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, वर्टिकल लाइन। ये किसको बताती है, एक हाफ सेल को बताती है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे जो कैथोड होता है उसको भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, Cu2+, और ये Cu2+ ये लिखेंगे सॉल्यूशन में से आए, और ये आपका Cu मेटल। इन दोनों को देखिए आपने वर्टिकल लाइन, दोनों हाफ सेल हो गए, और दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने वाली 2 वर्टिकल लाइन ये बताती है किसको, एक लवण सेतु को बताती है। और यहाँ पे उसका साइन, एनोड चूंकि नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव साइन बनाते हैं। इस प्रकार हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया। अब मैं आपको बता दूं, इस सेल का जो विभवांतर होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, विभवांतर जो होता है वो कितना होता है, देखिए प्लस 1.10 वोल्ट होता है। ये किसके लिए होता है, जब जिंक और कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर, या 1 मोल प्रति लीटर हो, ठीक है ना। जब जिंक और कॉपर की जो क्या हो, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो कितनी होना चाहिए, वो होना, जिंक आयन और कॉपर आयन, सॉरी जिंक आयन और कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होना चाहिए, 1 मोल प्रति घन डेसीमीटर होना चाहिए। उस समय ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभवांतर +1.10 वोल्ट होता है। मतलब इतना हम इसका विभवांतर, इसका करंट हमसे ले सकते हैं,
किससे? डेनियल से। और यही डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। तो स्टूडेंट एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि विद्युत रासायनिक सेल की बनावट कैसी होती है। तो जो डेनियल सेल की जो बनावट है वही क्या है? विद्युत रासायनिक सेल की बनावट होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं? तो ये देखिए ऑक्सीकरण हो गया, और ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण, और नीचे क्या हो गया? अपचयन हो गया। अगर हम लिखना चाहें कि पूरा जो सेल है, इस सेल की पूरी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, सेल कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? दोनों को अपन प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे दोनों को प्लस? देखिए यहां पे कैसे, जिंक ये प्लस कॉपर 2 प्लस Aq इक्वल टू क्या लिखेंगे? जिंक 2 प्लस Aq और कॉपर Sa। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। Zn2 प्लस, तो ये सेल रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई? सेल अभिक्रिया। ये जो है वो क्या हो गई? एक सेल अभिक्रिया हो गई। इस तरह से हम सेल अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन की मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक कभी कोई एग्जाम में आपके MCQ में या किसी भी तरीके से इसको पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम 3 कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 3 है। आपको मालूम है कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 1.10 वोल्ट है। कितना है? 1.10 वोल्ट है। आपने अभी पहले देखा 1.10 वोल्ट होता है। ठीक है, ये अपना सेल का क्या होता है? विभव होता है। ठीक है, अब 3 कंडीशन है कि अगर हम कहीं इस सेल में बाहर से कोई विद्युत धारा प्रदान करें या इलेक्ट्रोड विभव लगाएं, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर बाह्य इलेक्ट्रोड विभव इस पर लगाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है? अगर ये बाह्य इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू है वो 1.10 V से कम है, समझ रहे हो बात को? पहली कंडीशन क्या है कि अगर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, मतलब बाह्य इलेक्ट्रोड विभव है जो बाहर से लगाया हुआ है, उस सेल से जो द्वारा जितना भी विभव उत्पन्न किया जा रहा है वो कितना है? 1.10 वोल्ट, इससे कम है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो जैसा कि आपने पढ़ा है कहां से कहां की ओर होगा? जिंक से कॉपर की ओर, यानी एनोड से कैथोड की ओर होगा। और विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी? कॉपर से एनोड की ओर। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए अब कभी कैसी कंडीशन हो कि जो बाहर इलेक्ट्रोड विभव लगाया अपन ने, बाहर से इलेक्ट्रोड विभव लगाया, ठीक है ना, और उसका जो पोटेंशियल है बाहर इलेक्ट्रोड विभव जो है वो सेल का जो विभव है 1.10 V के बराबर है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि क्या होगा? तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे ना ही करंट इधर बहेगा, मतलब इसमें इस सेल में करंट का फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर नहीं बहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। हमारा सेल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, पहली दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर बाह्य इलेक्ट्रोड विभव, और अब अभी तो अपने पहले क्या था? बाह्य इलेक्ट्रोड विभव कम था, फिर बाह्य इलेक्ट्रोड विभव को इसके बराबर कर दिया, फिर बाह्य इलेक्ट्रोड विभव इससे अधिक हो गया, तब क्या होगा? तब दोस्तों हमारा ये सेल है विद्युत रासायनिक सेल एक विद्युत अपघटनीय सेल बन जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? विद्युत अपघटनीय सेल बन जाएगा। और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कहाँ उल्टा हो जाएगा? अभी कहाँ से? एनोड से कैथोड की ओर हो रहा था, मतलब आपका सॉरी जिंक से कॉपर की ओर हो रहा था, अब क्या होगा? कॉपर से जिंक की ओर हो जाएगा, यानी कॉपर हमारा जो बन जाएगा एनोड और जिंक बन जाएगा कैथोड, यानी कॉपर पे ऑक्सीकरण होगा और जिंक पे क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत अपघटनीय सेल में यही तो होता है ना? विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि जो है कैथोड पर अपचयन होता है और जो है एनोड पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है कॉपर से जिंक की ओर होगा और विद्युत धारा जिंक से कॉपर की, मतलब सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी एक चीज और बता दूं मैं आपको, अभी आपने क्या देखा था कि जिंक जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके Zn2 धनात्मक के रूप में विलयन में आ गया था, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा था? यहाँ पे घुल रहा था। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड क्या घुल रहा था।
और कॉपर पे क्या होता है, एक आयन विलयन में से जो कॉपर है वो स्केलेट कैथोड पर कॉपर पे जमा हो रहे थे, तो कॉपर कॉपर कैथोड मोटा हो रहा था, ठीक है ना, यानी जिंक पतला हो रहा था और कॉपर क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं होना है, और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, कॉपर पतला होने लगेगा, जिंक मोटा होने, कॉपर पतला होने लगेगा, जिंक मोटा होने लगेगा, ठीक है। तो यानी इस तीसरी कंडीशन में जो क्रिया होगी वो पहली की क्या होगी, विपरीत होगी। तो दोस्तों ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आपने समझ लिया कि विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल यानी डेनियल सेल जो होते हैं उसकी कार्यविधि और आपने उसकी बनावट के बारे में पढ़ा, और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से विद्युत धारा बहती है। चलिए, अब इसमें एक बात रह गई थी कि बीच में जो सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया था, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये जो लगाया था ये क्यों लगाया था, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू आकार की जो कांच, देखो यू आकार है ना, ये कांच की एक नली होती है जिसमें क्या होते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स क्या भरते हैं, KCl KNO3 इनको भरते हैं। और इनको कैसे भरते हैं, कोई जेल लेते हैं, जेल जैसे किसका हो सकता है, जिलेटिन या अगर अगर एक सवाल होता है, उसके अंदर मिक्स करके पेस्ट बना करके इस ट्यूब में अंदर भर दिया जाता है, ठीक है, यू आकार की नली में इसको भर देते हैं, ठीक है। और भर करके देखिए हमने क्या यहाँ पे देखिए और दोनों को हमने दोनों विलयन में बोल दिया ताकि दोनों अर्ध सेल कनेक्ट रहे, ठीक है ना। ये लवण सेतु का नाम ही है, लवण सेतु, लवण का मतलब दोनों लवण, दोनों सॉल्ट को क्या करना, बीच में सेतु का कार्य करने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। अब इसका वर्क फंक्शन क्या है, क्यों लगाते हैं हम ये, तो इसके लगाने के पीछे कुछ रीजन है। पहली चीज तो ये है कि ये परिपथ को पूरा करता है, ठीक है। आप जानते हो करंट जब भी बहेगा जब आपका सर्किट पूरा होगा, सर्किट पूरा होने से मतलब देखिए पूरा सर्किट पूरा हो रहा है ये इस तरह से, ठीक है, सर्किट आप पूरा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता कैसे, इसको समझे, होता क्या है, आप इसको मैं तो इधर समझाता हूं आपको। देखिए इसमें क्या होगा, आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ दिए और जिंक धनायन के रूप में कहाँ चला गया, ये सॉल्यूशन में चला गया, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, कॉपर आया, इन इलेक्ट्रॉन को लेने आया कॉपर 2+ और लेकर के इस पर जमा हो गया। तो आप देखोगे कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, धनायन जमा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे धनायन इस पर जिंक अपना घुलता जाएगा, आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, कॉपर इसके पास आएगा तो कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर तो धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ऋणायन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर आ रहा है, तो यहाँ पर ऋणायन की मात्रा बढ़ गई, तो धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऋणायन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा जो सेल है उसकी विद्युत उदासीनता पर भी क्या फर्क पड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रोड काम करना बंद कर देगी। तो क्या करते हैं हम, इसमें हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं जिसमें KCl लेंगे या KNO3 लेंगे। तो इसमें KCl लिया तो इसमें K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ये क्या करेंगे, जो Cl नेगेटिव है ये जेन को न्यूट्रल करेंगे और जो K है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करेगा, मतलब यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज हो गया उसको न्यूट्रल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे हेलो स्टूडेंट्स, सेल या रेडॉक्स इसमें कहा जाता है, हो गया। और ये क्या, और विद्युत धारा जिंक से। दूसरी चीज ये है कि विद्युत उदासीनता बनाए रखता है।
विद्युत उदासीनता कैसे, इसको समझे। होता क्या है, आप इसको मैं तो इधर तक जाता हूँ, आपको देखिए इसमें क्या होगा, आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यही छोड़ दिए और जिंक धनायन के रूप में कहाँ चला गया, ये सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, कॉपर ने क्या किया, कॉपर आया, इन इलेक्ट्रॉन को लेने आया कॉपर प्लस और लेकर के इस पर जमा हो गए। तो आप देखोगे कुछ समय बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, धनायन जमा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे धनायन इसमें जिंक अपना घुलता जाएगा, आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, बहुत यहाँ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, कॉपर इसके पास आएगा तो कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर तो धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर ऋणायन की मात्रा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऋणायन की मात्रा बढ़ गई, तो धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी और ऋणायन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा जो सेल है उसकी विद्युत उदासीन सामग्री क्या फर्क पड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रोड काम करना बंद करते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसमें हम सोल्ट प्रिंट लगा देते हैं, जिसमें KCl लेंगे या KNO3 लेंगे। तो इसमें KCl लिया तो इसमें K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। ये क्या करेंगे, जो Cl नेगेटिव है जेन को न्यूट्रल करेंगे और जो K है वो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करेगा। मतलब यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज हो गया उसको न्यूट्रल करेगा और नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, तो इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। इस तरह से हम देखेंगे